तो डिस्कशन शुरू करते हुए एथिक्स की सबसे पहली चीज जो आपसे पूछना चाहूंगा मैं, आपके मुताबिक एथिक्स क्या है? डिसिप्लिन? किस चीज का डिसिप्लिन? डिसिप्लिन तो डिक्टेटर में भी होता है। डिसिप्लिन तो डिक्टेटर में भी हो सकता है। बिहेवियर में डिक्टेटर, बिहेवियर, डिसिप्लिन तो एक चीज होती है। डिसिप्लिन होता है किसी चीज को अच्छे से निभाना, अच्छे से मानना। जैसे अगर आप अपनी स्टडीज को रोज टाइम से कंडक्ट कर रहे हो, आप अपनी स्टडीज को लेकर डिसिप्लिन हो। वन ऑफ द एट्रीब्यूट है, वन ऑफ द थिंग है एथिक्स की कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। पर एथिक्स क्या है? ये तो छोटी सी चीज है उसकी। मॉरल वैल्यूज। मॉरल्स क्या है, वैल्यूज क्या है? मॉरल्स क्या होते हैं? आ जाओ, थोड़ी धर्म संकट की क्लास लगाएं। क्या होते हैं मॉरल्स? हाँ जी, कोई भी? मनवीर, प्रकाश? कंडीशंस जो चलो एथिक्स पे भी जाने से पहले एथिक्स की डेफिनेशन क्या है उसके ऊपर हम करते हैं अभी कंस्ट्रक्ट। उससे पहले ये बताओ, दो चीजें, बिलीफ और वैल्यू में क्या फर्क होता है? बिलीफ होते हैं हर एक बंदा जो सोचता है किसी चीज को लेके, उन्हें मान रहा अपने लिए कि मेरा एक यकीन हुआ इस चीज पे, वो बिलीफ हो गए। और वैल्यू? सर आई थिंक बिलीफ, जो बिलीफ होता है वो वाइडर कंसेप्ट है वैल्यू से। बिलीफ में ये होता है कि वो पर्सनल होता है कि वो रॉन्ग भी हो सकता है किसी का बिलीफ किसी और के पर्सपेक्टिव से, लेकिन वैल्यू सिस्टम एक वो किसी और के पर्सपेक्टिव से वैल्यू। अगर मेरी वैल्यू है, चलो मैं अपनी वैल्यू भी जोड़ के चलता हूँ, मैं लेट आता हूँ ठीक है, मैं अक्सर लेट होता हूँ, पंक्चुअलिटी मिसिंग है, मैं अपनी कमियां जानता हूँ मैं, ठीक है, मैं लेट होता हूँ 10 मिनट तो एटलीस्ट 5-10 मिनट लेट ही होता हूँ। तो ये मेरी वैल्यू बन चुकी है। तो ये भी, अब ये तो नेगेटिव वैल्यू है कि मैं लेट आता हूँ, मुझे एहसास भी है। तुम क्या नेगेटिव बोलोगे? मुझे ही पता है ये नेगेटिव है। हैबिट भी तो तुम्हारी वैल्यू से ही बनती है। अगर किसी को झूठ बोलने की आदत है, हैबिट तो नहीं होती, वो अंदर वैल्यू होती है ना कि वो बंदा झूठ बोलता है। अगर किसी को क्या कहते हैं, चोरी करने की वो है, चोरी हैबिट थोड़ी होती है, उसे चोरी कहीं ना कहीं उसके अंदर वैल्यू बन गई है, थेफ्ट अंदर आ गया। अगर लेजीनेस, सारा दिन सोते रहते हो, अगर ये काम करने से बचते हो, वो हैबिट थोड़ी है, वो वैल्यू है कि वो आदमी आलसी है। जैसे मैंने अपना कमी बताई, तुम्हें अपनी अपनी कमियां पता होगी, तुम आलसी हो क्या हो। सर वैल्यू जो सिस्टम हुआ, जैसे आलसी होना एक वैल्यू है जो कि गलत है, लेकिन वो 1% नहीं, 2% नहीं, 3। अच्छा, धीरे धीरे से ब्रेक करते हैं। पहले सर गलत है कि से बोल ही होगी जेड़ा कर रहा है, वो तो चंगा लगदा। गुड आफ्टरनून पवन। हां जी, वो गलत है कि से बोल लिया, जेड़ा कर रहा है वो चंगा लगदा करके, वो तो खुश हो जाता है, चीज पॉजिटिव हो। मैं लेट आता हूं, मुझे रोज महसूस होता है। पता है कि तुम का तो लेट हो जाते हैं, वो ਤੁਹਾਡੇ ही का पता। वो तो तुम अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो। अगर तुम क्या कहते हैं, हाँ हाँ, इसके बारे में पता लग चुका है, वो हमने अपना बिलीफ सेट कर लिया कि आप लेट। तो तुम चेंज ही नहीं करना चाहते? मतलब अगर तुम, लेट्स सपोज तुम लेजी हो, ठीक है, तुम्हें पता है तुम लेजी हो, मतलब तुम कहोगे ही नहीं कि यार होपलेस है अब तो लाइफ, अब नहीं कुछ बदल सकता, लेजी है तो लेजी है। ये भी एक एटीट्यूड है, इसे कहते हैं ढीठपना कि नहीं बदलेंगे।
जो मर्जी एथिक्स पढ़ा दो, हम ऐसे हैं। ओ, तो ऐसे गाना भी था ना, हम तो ऐसे हैं भैया, ये वही है। आपके एटीट्यूड में फ्लेक्सिबिलिटी ना होना, ये भी आपकी एक वैल्यू है। मैं बथेरी बारी ऐसा नहीं, मैं रोज ही लेट होता हूँ, टाइम पे भी आता हूँ। तो जिस दिन टाइम पे वो गलती होगी। हाँ, जिस दिन टाइम क्या है वो गलती होगी। नेगेटिव पॉजिटिव वो थोड़ा रहेगा ना, जानना ही। अच्छा पहले ये बताओ, बिलीफ और वैल्यूज क्या पॉजिटिव ही होती हैं या नेगेटिव भी हो सकती हैं? इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। सिर्फ पर्सन पे डिपेंड करते हैं, फिर दूसरे बंदा को जज करे पे डिपेंड करता है। हर चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, पर्सन के ऊपर भी वो चीज नेगेटिव वैल्यू, मतलब वो चीज होती नेगेटिव ही है। अगर तुम्हें लोगों को गुलाम रखना पसंद है, वो तुम्हें अच्छा लगता होगा, पर स्लेवरी तो अपने आप में बुरी है। तो तुम्हारा माइंडसेट है कि चार को गुलाम तो होने ही चाहिए, पर इंसानियत के तो खिलाफ ही है ना। तुम्हें लगता है कि दूसरे धर्म के लोगों को मार दो, पर एक्चुअली अगर तुम उसे एथिक्स में सोचोगे, किसी को धर्म के नाम पे मारना तो गलत ही है। अब ये फर्क आता कहाँ है? ये आता है दो सर्कल से। एक है आपके कोर में क्या है, कोर का मतलब आपके बिल्कुल मन में क्या है। एक है आपके आउटर थिंकिंग में क्या है। जो आउटर थिंकिंग में होता है वो आपका होता है बिलीफ। जो कोर होता है वो होती है आपकी वैल्यूज। अब फिर इनमें फर्क आता क्या है? ये आउटर इनर, ये फर्क क्या है? जो चीज आउटर में होती है ये हमेशा कैन बी चेंज्ड इजिली। जो कोर में कोई चीज किसी के चली गई है ना, चेंज की जा सकती है, बट हार्ड टू चेंज, क्योंकि तुम्हारी पूरी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करने लग जाती है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। और स्टडी ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स and classifying them into a good and a bad value or belief is called ethics. तो जब किसी चीज की तुमने पेपर में भी डेफिनेशन लिखनी होती है ना, ऊपर से ना शुरू किया करो। सरकारी लोगों की अप्रोच अभी से नहीं अपना लेनी कि ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच। डेफिनेशन को पहले तोड़ के समझो कि इसमें से क्या क्या लिखना है, उसमें से डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट करो। वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, और ये एथिक्स। प्रॉपरली डेफिनेशन और उन्हें डिफाइन करने का ये तरीका। ठीक है, तो कोर और आउटर बिलीफ और वैल्यूज में फर्क समझ आ गया? श्रद्धा और सबूरी सब मिलेगा। मैं कह रहा हूं सब्र रखो, बताता हूं मैं। ठीक है, सब होगा। अब सबसे पहले वो चेंज करने से पहले तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर देना भी तो जरूरी है कि कैसे बताओगे जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, किसके लिए कौन सी चीज अच्छी और बुरी है। ठीक है, किसी चीज को अच्छा और बुरा बताने के लिए एथिक्स को डिवाइड करना जरूरी है।
किसी कंटेक्स्ट में समझना जरूरी है। उन्हें कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। कोई भी एथिकल चीज तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक पर्सन के ऊपर, वो पर्सन किस जगह पे है और किस टाइम पीरियड में। ये टाइम, ये 2-3 बजे वाला टाइम नहीं है, सेंचुरीज वाला टाइम। सबसे पहली चीज कौन सी कंसिडर करना चाहोगे, बताओ? एथिक्स कैसे चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर मैं एग्जांपल देता हूं। देखो, हर पर्सन के लिए बिल्कुल सेम एथिक्स कभी नहीं हो सकते, ये तो मानते हो ना? किसी के लिए कोई चीज, ऑनेस्टी शायद टॉप प्रायोरिटी है, दूसरे के लिए शायद कुछ और हो। हर एक की वैल्यूज और बिलीफ्स अलग अलग है, तो हर पर्सन के एथिक्स से डिटर्मिनेंट्स भी अलग अलग। वो एथिक्स को अलग अलग टाइप से जज करेगा। एवरी पर्सन हैज डिफरेंट बिलीफ्स एंड वैल्यूज, so he will have different perspective of ethics, जो सब्जेक्ट है। सेकेंड चीज, देखो इस सब्जेक्ट से डरो मत, आंसर अपने मुताबिक लिखना। तो कंसेप्ट समझो। एथिक्स में वो कुछ भी नहीं आता जो तुम पढ़ोगे, पर वो सब कुछ आता है जो तुम पढ़ोगे। समझ आया मैंने क्या बोला? यही एथिक्स है। अंदर का मीनिंग समझो। मतलब जो रट्टे मारने की कोशिश करोगे, एथिक्स वो नहीं आती। ठीक है, पेपर देख के कंफ्यूज हो जाओगे क्या पेपर आया, पर पेपर इन्हीं चीजों पे आता है। यही वैल्यूज, यही डिटर्मिनेंट्स, यही चीजें यूज करनी होती। बस क्वेश्चन के पीछे का मतलब तभी समझ आएगा अगर कंसेप्ट के पीछे का मतलब समझ आएगा। ठीक है, तभी इस पेपर को एक पूरा अलग से वेटेज दी हुई है मेंस में। कुछ तो खासियत होल्ड करता है, क्योंकि ये प्योरली अंडरस्टैंडिंग का पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप धीरे धीरे आसान लगेगा। ठीक है, पर सबसे पहले सॉल्व करना जरूरी है। अब आते हैं प्लेस पे। प्लेस की बात में इंडिया और सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। क्या हम बिल्कुल इक्वल टाइप की पनिशमेंट देते हैं? किसी को मार के चौराहे पे तो नहीं लटकाते, क्यों नहीं लटकाते? यहाँ पे चोरी की सजा कुछ महीने जेल हो जाएगी, वहां पे चोरी की सजा हाथ ही काट देंगे। कौन सही है? सऊदी वाले चलो सही है, अपनी सरकार को चलो इतना बुरा ना बोलो, ठीक है। हम डेमोक्रेसी है, हम लोगों को ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। हमने ह्यूमन वैल्यूज को रिकॉग्नाइज किया, ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया। डेमोक्रेसी इस चीज में विश्वास करती है कि बुराई को, बुरे को बुराई से अलग करके देखो। जैसे तुम बुरा कह रहे हो, उसे उसकी बुराई से अलग करके देखो, तो बंदा इतना बुरा नहीं होता। ये तो अपने इंडिया में भी इंटरेस्टेड अपने इंडिया में भी है तो फिर है कि रीजन टू रीजन हर कंट्री सोच वेरी कर दिया। बिल्कुल, तुम्हारे वैल्यूज हर चीज प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी। तुम्हें शायद जो सऊदी अरेबिया में हो, अगर तुम्हें वहां पे ये चीजें, अगर तुम रहने लग गए वहां पे, तो तुम इन चीजों की यूज टू हो जाओगे और तुम्हें लगेगा यही चीजें ठीक है। इंडिया होगे तो तुम्हें ये चीजें अलग दिखेंगी। यूएस से जाओगे और ज्यादा फ्रीडम दिखेगी, तो वो वहां तुम्हें इंडिया की भी चीजें गलत दिखेंगी बहुत सारी। ठीक है, ये तो कंट्री टू कंट्री हमेशा वेरी करेगा कि तुम्हारे एथिक्स कहाँ स्टैंड करते हैं। थर्ड चीज है टाइम। तुम 21st सेंचुरी में हो या 19th सेंचुरी में,
सती अच्छी बात है बुरी? 17th-18th सेंचुरी में तो कोई बोल ही नहीं रहा था कि सती बुरी चीज है। एथिक्स का तो तब कोई इश्यू ही नहीं था, सती लोगों को जिंदा जला देते थे। अब क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज तुमने सोचा कि ये जो वैल्यू है इसे चेंज करना जरूरी है। उस टाइम उसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था, एक्सेप्टेबल चीज थी, बल्कि जो क्वेश्चन करता था लोग उसके अगेंस्ट हो जाते। आज कोई उल्टा करेगा तो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। ये होता है टाइम के अकॉर्डिंग एथिक्स कैसे चेंज होता है। उस टाइम वो एथिकल चीज मानी जाती है, अब वो नहीं मानी जाती। आज से कुछ साल पहले गिलेटिन मशीन या कई वेस्टर्न कंट्रीज में तो फांसी तक खत्म कर दी गई, क्योंकि उन्हें लगता है कि फांसी बहुत गलत चीज है, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, उसे उम्र कैद दे दो पर फांसी ना दो। हमारे यहाँ पे फांसी होती है, ठीक है, शायद आज से 50 साल बाद हम भी फांसी खत्म कर दें, तो क्या 50 साल बाद हम में क्या समझ कम होगी है कि समझ नहीं आ रहा क्राइम्स क्या होते हैं, या हमें हमारे अंदर के वैल्यूज और एथिक्स चेंज हो गए? ठीक है, तो विद टाइम हमेशा और वैल्यूज और एथिक्स आते जाते हैं, तुम उन्हें अडेप्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 डिटर्मिनेंट्स बनते हैं कि आपके कैसे आप एथिक्स को परसीव करोगे, समझोगे कैसे। ठीक है, अब हाँ, तो सूरज कुछ बोलना? बड़ी नो ऑडियो नो में सर। तो कार है, मैं देख लूँ बस। ठीक है, हाँ, तो दूसरी अब अगली चीज जो है, एथिकल बिहेवियर एज अ टोटल आपको कैसे अफेक्ट करता है। इफेक्ट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर क्या है? क्या इफेक्ट्स हैं एथिकल बिहेवियर के? मतलब किन किन चीजों को इफेक्ट करते हैं? क्या आप सबसे पहले अपने आप से शुरू करो, सोसाइटी तो बाद में आएगी। क्या आप एज अ पर्सन, आपके एथिक्स आपको इफेक्ट करेंगे? जैसे मैंने लेजीनेस की बात की है, वो भी आपकी वैल्यू ही है। अगर आप लेजी हो, लाइफ पे असर डालती है ना ये चीजें। किसी बंदे को पसंद हो गए आराम कर दे कोई काम ना करना फिर वो चीज वो इसी चंगी लगेगी, पर उसकी लाइफ पे तो तभी इफेक्ट डालेगी ना, अगर उसे वेला बैठना पसंद है, लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस भी तो रुकेगी। उससे हाँ, तो पर्सनल वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है, पर इफेक्ट तो डाल ही रहा है ना, चाहे वो पॉजिटिव चीज है चाहे नेगेटिव चीज है, इफेक्ट तो हो रही है ना लाइफ। मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिवली इफेक्ट करनी जरूरी है। लेट्स सपोज एक पर्सन ऑनेस्ट है, वो हमेशा सच ही बोलता है बंदा, तो वो भी तो उसे अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट जरूरी नहीं होता नेगेटिवली करे कोई चीज, अफेक्ट का मतलब है फर्क डालना। फर्क तो डाल ही रहा है ना उसकी लाइफ में, नेगेटिव चीज भी फर्क डालती है, पॉजिटिव चीज भी फर्क डालती है। तो सबसे पहला किसी के ऊपर फर्क पड़ता है वो पर्सन हिमसेल्फ या हरसेल्फ, जैसे भी लिखना चाहते हो, उसके ऊपर फर्क डालेगा। दूसरा, कोई भी इंसान जो उसके आसपास है, उसकी सराउंडिंग में है, उसके सर्कल में है, उसकी फैमिली मेंबर है, उसके ऊपर भी तो फर्क डालेगा। ठीक है, अगर तुम किसी की लाइफ का हिस्सा हो, कोई तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है,
उनका बिहेवियर तुम्हारी लाइफ में भी तो इफेक्ट डालता है, तो उनकी एथिक्स तुम्हारे ऊपर असर डाल रहे हैं। तो एथिक्स ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ इनर चैनलाइज किए जाते हैं, ये आउटर चैनलाइज भी किए जाते हैं। क्लियर है? हाँ जी, नाम नहीं क्लियर है? और थर्ड, सोसाइटी एज अ होल। वही मैंने आपको जैसे कहा कि क्वेश्चन को जब आंसर करना है, छोटे स्केल से शुरू करके बड़े स्केल पे जाओ। सोसाइटी सबसे बाद में आएगी। अब अगर कोई सोसाइटी है जहां पे सबको लड़ाई झगड़ा करना पसंद है, वहां पे कभी शांति होगी? नहीं। और अगर एक पीस लविंग सोसाइटी है, शांति में सबको रहना पसंद है, ठीक है सागर, चाय मंगा दूं? तो माना लंच के बाद का टाइम है, पर बिल्कुल पानी पीते रहा करो, दिमाग चलता रहता है। ठीक है सिमरन, हमारी भी आंखों में नींद दिख रही है। हाँ तो क्या बता रहा था? हाँ, सोसाइटी एज अ होल, कैसे इंडिविजुअल उस सोसाइटी में रहते हैं। और सोसाइटी में, किस सोसाइटी में सबको चुगलियां करनी पसंद है, ठीक है, तो र्यूमर्स तो अपने आप फैलेंगे। ठीक है, अगर किसी सोसाइटी में कोई किसी की परवाह नहीं करता, उनका एटीट्यूड बिल्कुल अलग होगा, वो बिल्कुल ही केयरलेस होंगे कि जो मर्जी दूसरे को होता रहे। ठीक है, तो एज अ सोसाइटी तुम्हारा बिहेवियर हमेशा असर डालता है। नहीं, सब मैंने तुम्हें कहा था कि नॉट ओनली इनर चैनलाइज बट इट इज आउटर चैनलाइज एज वेल। मैंने यही कहा था कि अंदर से शुरू करो आंसर देना और बाहर की तरफ को लेके जाओ जब आंसर करोगे। इनर चैनल तुम्हारा एज अ पर्सन तुम्हें कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल जब पेपर में देने, सिर्फ नेगेटिव एग्जाम्पल नहीं देने, पॉजिटिव भी देने, जैसे ऑनेस्टी वाला जो एग्जाम्पल दिया, और सारे आंसर्स में ऑनेस्टी ऑनेस्टी मत लिखते रहना, वैल्यूज भी चेंज करनी है। आगे जाके आपकी मैं वैल्यूज भी बताऊंगा आपको, तो वैल्यूज भी आपने चेंज करते रहना। क्लियर है? अब ये जो वैल्यूज हैं, ये सब कुछ जो मैंने अभी तक बताया, ये वैल्यूज को तुम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। मतलब हमने ये पढ़ा ना कि प्लेस, पर्सन, टाइम, ये सब कुछ चेंज हो सकता है। अब वैल्यूज को भी तुम दो हिस्सों में, मतलब इन सारी चीजों को, एथिक्स को तुम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। वैल्यू, एथिक्स, ब्रॉडर टर्म यूज करता हूँ। एथिक्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, बिलीफ और वैल्यूज की जो एक्चुअल डिवीजन है ना, वो आगे जाके आएगी, तो मैं वहां जाके आगे करूंगा। फिलहाल के लिए एथिक्स वर्ड, जहां पे मैं वैल्यू बोल भी रहा हूँ, आई एम रेफरिंग एथिक्स ओनली। तो एथिक्स को जब आपने समझना है, कुछ चीजों को, मतलब प्लेस, पर्सन और टाइम के कंटेक्स्ट में, पर्सन, प्लेस और टाइम, इन तीनों के कंटेक्स्ट में कुछ चीज समझनी है। तो कुछ चीजें होती हैं जो सारी दुनिया के लिए बिल्कुल सेम है और हर टाइम पीरियड में भी गलत है। ठीक है, कुछ चीजें होंगी जो विद टाइम चेंज होती रहती है। इसलिए एथिक्स को दो हिस्सों में आगे स्टडी किया जाता है। एक साइड पे है जो आपके यूनिवर्सल एथिक्स है, और दूसरे होते हैं रिलेटिव एथिक्स। यूनिवर्सल का मतलब है ऐसी कोई चीज जो हमेशा ही गलत रहेगी, जैसे जेनोसाइड, कि बहुत बड़ी आबादी को पूरी की पूरी मार देना,
ये किसी भी टाइम पीरियड में से सही नहीं समझा जा सकता। ठीक है, स्लेवरी, जब स्लेवरी एग्जिस्ट भी करती थी उसके भी क्रिटिक्स हमेशा एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि स्लेवरी को कभी भी हिस्ट्री नहीं, लोग उसे जरूर, कुछ लोग उसे जरूर एक्सेप्टेबल मानते थे, पर मेजॉरिटी दुनिया उसे एक्सेप्टेबल तब भी नहीं मानती। ठीक है, तो ऐसी चीजें। फिर मर्डर, आज तक कभी हिस्ट्री में ये तो नहीं सुना कि आहा 10 मर्डर हुआ बड़ा मजा आया। मर्डर कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। ठीक है, फ्रॉड, किसी के साथ फ्रॉड करना, धोखा करना, क्या सही माना गया है कभी? नहीं ना। तो ये चीजें यूनिवर्सली बैड है। जहां मर्जी, जिस मर्जी कंट्री चले जाओ, जिस मर्जी टाइम पीरियड को रेफर कर लो, ये चीज बुरी ही कंसिडर हो। दूसरी साइड पे आपके रिलेटिव एथिक्स हैं, जो विद टाइम चेंज होते रहते हैं। विद टाइम, प्लेस और पर्सन, ये चीजें चेंज होते रहती हैं। ठीक है, तो ये ऐसी चीजों को रेफर किया जाता है रिलेटिव, जैसे सती का एग्जांपल मैंने आपको दिया। जैसे जैसे सोसाइटी एजुकेट होती है और सोसाइटी बेटरमेंट बारे सोचती है, ये चीजों को अपने आप बुरा मानने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे फांसी की कैपिटल पनिशमेंट, फांसी को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट को बुरा माना जाता है। कैपिटल पनिशमेंट को मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी बुरा माना जाता है, हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेबल। तो अभी, और हिस्ट्री में तो इससे भी बुरी पनिशमेंट्स मिलती रही, डेथ की जो पनिशमेंट्स मिलती रही। किसी क्राइम के लिए अगर डेथ की पनिशमेंट है, ये रिलेटिव कंसेप्ट है। पहले वो याद है, इलेक्ट्रिक चेयर्स भी आती होती थी, कभी कहीं देखी हो मूवी में, तो उसे बांध देते थे, तब तक उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते जब तक वो बंदा मर नहीं जाए। ठीक है, फिर एक जैगर नॉट भी आता था, उस पर क्या करते थे, सिर के ऊपर एक हेलमेट डलवाते थे, दोनों साइड पे स्क्रू होते थे, और उन्हें घुमाना शुरू करते थे तो उसका स्कल ना फट जाए। तो पनिशमेंट के लिए इंसान हमेशा बहुत क्रिएटिव रहा है। ठीक है, अलग अलग टाइप की, अरे तुम इनोवेशन देखोगे ना, क्या क्या लोगों को टॉर्चर करने के लिए चीजें बनाई हैं, तुम सोच भी नहीं सकते आज उनमें किसी को बिठाने का, किसी टाइम क्या क्या करते थे। तो पर आज तक डेथ एज अ पनिशमेंट अलाउड है ना, चाहे सिवियरिटी उसकी कम होगी। अब अमेरिका जैसों में भी है, पर वहां पे इंजेक्शन देके मार देते हैं। पहले बॉडी नम हो जाती है, फिर बंदे को नींद आ जाती है, और फिर बंदा मर जाता है। तो वो पेनलेस डेथ है, मरता वहां पे भी है। हमारे यहाँ पे फांसी है, जब तक ये नहीं दब जाएगा तब तक तड़पी जाएगा। ठीक है, सऊदी अरेबिया अभी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, और उन्हें देख लो, नॉर्थ कोरिया, वो गोली मारते हैं, फायरिंग ब्रिगेड सामने खड़ा करेंगे, सबको कहेंगे गन लोड करो, शूट, मार के गिरा। तो ये चीजें रिलेटिव। ठीक है, ये चीजें चेंज होती रहती। क्लियर है? अब आप लोग एथिकल, हाँ जी, रीड पना जो था, आप लोग एथिकल क्यों नहीं होगे, या अगर आपको पता है कि आप में कुछ गलत है, उसे चेंज क्यों नहीं करो? उन्हें रेफर करते हैं बैरियर्स ऑफ एथिक्स। क्या बैरियर्स हैं आपके? मैं बोली जा रहा हूं, तो नोट्स अपने टाइम अगर कुछ लिखना हो तो लिख लेना। क्या बैरियर्स हैं आपके? ऐसा सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है ऑलरेडी वैसे। हाँ जी, देखो कुछ चीजें ना हमें अपना बिलीफ और वैल्यूज चेंज करने से रोकती हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज है तुम्हारा किसी चीज के साथ कोई
सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा है सबसे पहले, ठीक है। जैसे तुम कहते हो कि लोगों की बुरी वैल्यूज भी होती हैं, वो उनका फायदा करती हैं, वो तभी उन्हें होल्ड करते हैं, उसे ही कहते हैं कि वो सेल्फ इंटरेस्ट की वैल्यू। अगर किसी पर्सन को किसी सिचुएशन में झूठ बोल के कोई फायदा हो रहा है, वो बंदा वैसी सारी सिचुएशन में झूठ बोलने लग जाए, ठीक है, क्योंकि उसका सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उस झूठ के साथ, उसको फायदा डिलीवर कर रहा है, तो वो अपने मॉरल्स, अपने एथिक्स छोड़ देगा, और जैसे वो सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन में वो वैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ, दोनों में, यूनिवर्सल भी और रिलेटिव भी, एज अ एथिक्स टोटल दोनों में बैरियर्स आएंगे। कि मतलब तुम किसी चीज को समझ क्यों नहीं रहे होते, जैसे स्लेवरी लगा लो, स्लेवरी लोग एक्सेप्टेबल एक टाइम पे क्यों मान रहे थे, लोगों को बेनिफिट दे रही थी, फ्री में लोगों की फैक्ट्रीज फार्म में काम कर रहे थे, एक बारी परचेज कर लेते थे सस्ते में, उनके लिए तो बेनिफिट डिलीवर हो रहा था। तो उन्होंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हुए एक ह्यूमन को चेन्स में बांधना ठीक समझा, ठीक है, तो ये उनका सेल्फ इंटरेस्ट एथिक्स के ऊपर आ गया, पर्दा कर दिया उसने, तो उन्होंने एथिक्स को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी चीज है जो सिमरन वाली की बदलना ही नहीं चाहता वो है ईगोसेंट्रिज्म। बंदा कहे मेरे में गलत ही क्या है, आ रहे हैं लेट तो आ रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। देखो ईगो होती क्या है, ईगो तुम्हारा अपना सेल्फ मैकेनिज्म है अपने आप को डिफेंड करने का। तुम्हें जहां पे लगेगा ना कि तुम गलत हो या वीक हो, तुम अपने आप को हमेशा डिफेंड करने उतरोगे, वो तुम्हारी ईगो है। पर ईगो के अगर पार देख पाओ तो एक्चुअली तुम्हारी एथिकल इंप्रूवमेंट, और जहां जाके तुम रुकते हो, तुम्हारी ईगो तुम्हारा जो टेम्परेचर अचानक टेम्परामेंट बढ़ा देती है, उसके दूसरी साइड इंप्रूवमेंट है। तो चाहे उस टाइम लड़ भी लेते हो, बाद में सोचा करो कि क्या ये चीज चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। ईगो में लड़ाई होती है, किससे बहस बहस करके आ जाओगे, बाद में सोचा करो कि क्या एक्चुअली तुम गलत थे या नहीं थे। एटलीस्ट अकेले में बैठ के तो अपनी ईगो को दूर कर सकते हो, वो तुम्हारा गार्ड है, वो तुम्हारा ब्रेन अपने आप सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है। जब भी तुम्हारे वैल्यूज और बिलीव्स चैलेंज होंगे, तुम किसी चीज में विश्वास करते हो, उसका बिल्कुल काउंटर बिलीफ आएगा ना, तुम्हारी ईगो बीच में आएगी कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हें बेटर एथिक्स अडॉप्ट करने से तुम्हारी ईगो रोक लेती है। ईगो आती ही तब है जब तुम सही होते हो ना, तब तुम कभी भी, कहते हैं ना, सही बंदा कभी भी अपनी आवाज ऊपर नहीं उठाता। बंदा सही और फिर भी तो कहे कि मैं सही है फिर भी कोई तो क्या करे, तो फिर भी उसकी ना ईगो होती है ना, क्या सही है, ईगो पॉजिटिव है, हो सकती है इसका होता है। ईगो पॉजिटिव कभी नहीं होती, ईगो सेल्फ, वो तुम्हारा अपना स्टैंड है, ठीक है, तुम्हारा स्टैंड के मुताबिक तुम कभी भी फ्रस्ट्रेशन महसूस नहीं करोगे, तुम्हारे पॉइंट्स कभी खत्म नहीं होंगे कि तुम क्यों सही हो। ईगोइज्म में क्या होता है, टॉपिक खत्म करने वाली बहस करने के लिए तुम करोगे कि बस खत्म हो ये चीज, वो तुम्हारा मैकेनिज्म है। यहाँ तो तुम्हें पता है तुम सही हो, वहां तो तुम हमेशा बहस करने के लिए और ज्यादा तैयार होगे कि हाँ और बात करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स है, बोली जाओगे, दूसरे वाले के पास नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दूसरी चीज होती है बैरियर में, पहला था सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरा है ईगो सेंट्रिज्म, तीसरा है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी क्या होती है, बिल्कुल, या किसी सिचुएशन में कुछ और किसी सिचुएशन में कुछ, किसी चीज को किसी को बोलना, जैसे अमेरिका में चल रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है, तो तुम कह रहे हो ऐसे रेसिज्म हो रहा है, बहुत ही गलत चीज है, और यहाँ से जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखा, उन्हें तुमने अलग अलग नाम से बुलाना शुरू कर दिया, तो तुम भी तो रेसिस्ट हो,
ठीक है, या अफ्रीकन तुम्हारी कंट्री घूम रहे हैं, उन्हें अलग अलग नामों से तुम बुला रहे हो, तुम भी तो रेसिस्ट उतने ही हुए, तुम्हें वहां दिख रहा है, अपना नहीं दिख रहा। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रेसिस्ट पीपल। नॉर्थ, खासकर जो नॉर्थ इंडियंस है, हम सब बहुत रेसिस्ट है। कभी बैठ के सोचना, नॉर्थ ईस्ट वालों के अगेंस्ट, कभी साउथ वालों के अगेंस्ट, ठीक है, क्यों हो तुम? ठीक है, तो पहले अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओ, फिर बोलना ब्लैक लाइव्स मैटर। इंडिया के कंटेक्स्ट में तो ऑल लाइव्स मैटर है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सारी रेसेस है। और सिर्फ ऐसा नहीं, साउथ में अगर तुम तमिलनाडु जाते हो, तुम्हारे अगेंस्ट भी रेसिज्म होगा, तुम्हें तब लगेगा कि इवन नॉर्थ लाइफ मैटर्स। तो सबको इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। इंडिया में कभी रेसिज्म बारे बात ही नहीं करते, तो रेसिज्म एक बड़ी कैजुअल चीज करके रखी हुई है हमने। अगर तुम अपने नॉर्मल कभी दोस्तों के बीच में कमेंट सुन लोगे, हाँ, पूरे ऑल इंडिया में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने कभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में रेसिज्म की बात ही नहीं आती। बड़े कैजुअल करके लोगों को क्या कहते हैं, अलग अलग नाम से बुलाते रहते हैं। क्यों? नहीं होना चाहिए ना, पर है। तो तुम क्या एथिकल हो? नहीं, ये यूनिवर्सली एथिकल रॉन्ग है रेसिज्म होना। चलो, ये हिपोक्रेसी भी है तुम्हारी, ठीक है, हर बंदा हिपोक्रेट है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट इज सूडो एथिक्स। सूडो वर्ड का मतलब क्या होता है? झूठा या हाँ, पार्शियल। सूडो का मतलब होता है पार्शियल। तुम्हें लगता है, छलावा झूठा भी कह सकते हो, मतलब हाँ वही मतलब हुआ, पार्शियल भी कह सकते हो। तुम में किसी चीज के पूरी तरह वैल्यूज है नहीं जितना तुम बनते हो, आधे अधूरे वैल्यूज लेके घूम रहे हो उस चीज के, ठीक है, वो होता है सूडो एथिकल। जैसे किस कंटेक्स्ट में बताऊं, रिलीजन को लेके चलो कंट्रोवर्शियल बात करता हूं, ठीक है, रिलीजन को लेके ही करता हूं। तो रिलीजन में क्या है, रिलीजन में क्या है, अब अपना रिलीजन सबको सही लगता है, दूसरे के रिलीजन में 100 कमियां। अपने को डिफेंड करने किसी भी हद तक चले जाओगे कि ये प्रैक्टिस क्यों सही है, दूसरे की प्रैक्टिस हमेशा गलत लगेगी। ऐसा क्यों? तुम्हारा रिलीजन तुम्हें सबसे पहले क्या सिखाता है? सबके साथ इक्वल रहो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा रिलीजन सही है और दूसरे का गलत है? अल्टीमेटली तो तुम्हारा अपना मन का बिलीफ है ना कि ऐसा कुछ है, तो तुम्हें अपना बिलीफ और दूसरे का बिलीफ गलत लग रहा है, तो तुम तो अपनी पहली रिलीजियस प्रैक्टिस में फेल हो। सबसे पहले रिलीजन कहता है, हर रिलीजन यही बात करता है कि टॉलरेंस हो दूसरे के व्यू से, पर कोई रिलीजन टॉलरेंट नहीं है दूसरे के व्यू से, ठीक है। रिलीजियस लीडर भी ऐसे, मानने वाले भी ऐसे, ठीक है, सो कॉल्ड लीडर्स। लीडर तो कभी इनकरेज ही ना करे ऐसी चीजें करने, लीडर भी वैसे ही बने हुए, ठीक है। सूडो होता है कि मतलब तुमने एथिक, देखो चलो दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ। डॉरी के केस की बात करते हैं, ठीक है। तुम्हें वैसे हर जगह मतलब चलो, हाँ डॉरी से पहले, उससे पहले तुम्हें लगता है जेंडर इक्वालिटी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह जाके सब कुछ बोलते रहते हो कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए।
पर जैसे ही बात आती है शादी के ऊपर इंडिया में, तो क्योंकि शादी में खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, वो सब कुछ लड़की वाले करते हैं। इंडिया में ज्यादातर माइंडसेट यही है, खासकर रूरल इंडिया में यही माइंडसेट है। ये माइंडसेट कहाँ से ही है फिर जेंडर इक्वालिटी में? शादी दोनों की है ना, तो वहां जेंडर इक्वालिटी कहाँ गई? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ पर ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ बिल्कुल, मतलब हिपोक्रेसी और सूडो एथिक्स जुड़े हुए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही जेंडर न्यूट्रल हो, पर जैसे ही कोई जेंडर न्यूट्रल वाली बात आती है तुम्हारा स्टैंड रहते हैं। ठीक है, उसके कंटेक्स्ट में मैंने ये मैरिजेस का खर्चा करके एग्जांपल दिया। ठीक है, ऐसे जनरलाइज्ड एग्जांपल पेपर में दोगे, पेपर में रिलेटेबल होते हैं, हर कोई समझता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स पेपर में एथिक्स में ढूंढो, और एथिक्स में एग्जांपल देने होते हैं, ये सब्जेक्ट ही एग्जांपल्स का। नेक्स्ट इज रिलीजियस बिलीफ। अब रिलीजन तुम्हें एथिकल बनने से, रिलीजन तुम्हें एथिकल बनाता भी है, पर बहुत सारी चीजों से तुम्हें एथिकल बनने से रोकता भी है। रिलीजन ऐसी चीज होती है जो पर्सन को बाय बर्थ हमेशा दी जाती है। बहुत ही फ्यू होते हैं जो अपना रिलीजन खुद चूज करते हैं। तुमने तो नहीं किया, जो घर वाले ने दिया वही रिलीजन है तुम्हारा। कभी दूसरे रिलीजन को स्टडी भी करके देखा, क्या पता वो बेटर हो? नहीं ना। अनक्वेश्चनेबल बिलीफ को तुमने एक्सेप्ट किया है ना। तो इसके साथ होता क्या है, जब तुम बिना किसी चीज को क्वेश्चन किए एक्सेप्ट करते हो, तो उसके साथ बहुत सारे तुम्हारी चीजों को एथिकल बैरियर भी लग जाते हैं। क्योंकि रिलीजन में बहुत सारी चीजों को बोल दिया जाता है ना कि रिलीजन में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वो ऐसे क्यों होता है, और कई प्रैक्टिसेस गलत ही हैं। ठीक है, जो तुम्हारा कास्ट सिस्टम है तो तुम्हारे रिलीजन इन्फ्यूज्ड ही तो है। इतनी सदियों तक लोगों ने कास्ट सिस्टम को बिना क्वेश्चन किए फॉलो करते आए। क्यों? रिलीजन ने बोला कि सही है कास्ट सिस्टम, लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। उन लोगों के माइंड के ऊपर एक बैरियर लग गया था कि हम सोचेंगे नहीं, बिकॉज वो रिलीजन के काउंटर है। ये तो वन ऑफ द एग्जांपल्स है। रिलीजन तुम्हें बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी करवाता है जो तुम्हें नहीं करनी होती, एथिकल नहीं है, पर तुम कर रहे हो। ठीक है, कास्ट सिस्टम वन ऑफ इंडिया बिगेस्ट एग्जांपल है, जिसे रिलीजन ने ही इन्फोर्स करवाया सोसाइटी, नहीं तो उसे होना ही नहीं। ठीक है, कास्ट सिस्टम बनाया सोशल यूज के लिए था, पर जब उसको रिलीजन से जोड़ दिया गया तो उसे ऑक्यूपेशन से हटा के बाय बर्थ पे भी जोड़ दिया गया। और जब बाय बर्थ तुमने जोड़ दिया, तुमने एक्चुअली लोगों के साथ पार्शियलिटी करनी शुरू कर दी, बिना ये सोचे उनमें टैलेंट है या नहीं। तुमने सबसे नालायक लोगों को, तुम तो नहीं थे ऑब्वियसली, तुम एज अ सेंस के इंडिया में, बिकॉज कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट किया है, इंडियंस ने क्या किया ओवर द सेंचुरीज, सबसे नालायक लोगों को भी राजा बनाया। और जो शायद बहुत लायक हो, खैर लोअर कास्ट की तो हिस्ट्री नहीं कभी लिखी गई, तो शायद बहुत लायक लोग भी हो जिन्हें कभी उठने का मौका भी नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसे एथिकल बैरियर लग जाता है जब रिलीजन बीच में आता है। रिलीजन ने टैलेंट को रोका उस टाइम पे। ठीक है, रिलीजन ने लोगों के अगेंस्ट पार्शियलिटी करना सिखाया, तो अपने आप वो चीजें गलत है। तो कास्ट सिस्टम एज अ एग्जांपल तुम रिलीजन बैरियर में लिख सकते हो, और हिस्ट्री का एग्जांपल लिख के उसमें मेंशन कर सकते हो। प्रेजेंट कंटेक्स्ट से बेटर है हिस्ट्री का एग्जांपल दो। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम नहीं है। ठीक है, अभी भी रूरल इंडिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, पर अर्बन इंडिया की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये चीजें कम है। कभी भी ये नहीं कहूँगा खत्म हो गया, क्योंकि चाहे हम एक्सपीरियंस ना करते हो, ना हम करते हैं, ना खुद प्रैक्टिस करते हैं, ना एक्सपीरियंस हमने किया, पर इंडिया की अभी भी ये रियलिटी है कि कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब तुम
खासकर जो लॉयर हैं, केस कोर्ट में जो लगते हैं वहां जाके दिखता है। कास्ट इंटर कास्ट मैरिज के कपल्स को मार दिया, किसी लोअर कास्ट ने अपर कास्ट के एरिया में एंट्री की, उसे मार दिया, कहीं किसी कुएं से पानी पी लिया, उसे मार दिया। रूरल एरिया में ऐसे केसेस भरे पड़े हैं, तो ये अभी भी चीजें खत्म होने में और 50 साल लग जाएंगे। आ रहा है चेंज, पर वही अंदर ईगो नहीं बीच में आनी चाहिए। ठीक है, लोगों की कास्ट के साथ फिर ईगो भी तो जुड़ जाती है, ईगो सेंट्रिज्म भी आ जाता है। कास्ट एंगल है उसमें भी, बिल्कुल। नेक्स्ट इज सोशल कन्वेंशंस। जो तुम्हें कहा जाता है परंपरा, ये सामाजिक परंपराएं, इन्हें तो निभाना ही पड़ेगा। तो सोशल कन्वेंशंस तुम्हें एथिकल होने से रोकते हैं। जैसे सोशल कन्वेंशन के एग्जांपल डॉरी हो गया। ओवर द टाइम ये रिचुअल बन गया, सोशली एक्सेप्टेबल चीज बन गई। पहले तो हिस्ट्री की बात करें तो सोशली एक्सेप्टेबल होगी। आज भी डॉरी ऐसी चीज नहीं है जो खत्म हो गई है। लोगों ने चलो प्रैक्टिस कम की होगी, जो पढ़े लिखे उन्होंने भी प्रैक्टिस कम की होगी, पर ऐसा नहीं है डॉरी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये जो चीज है डॉरी, ये सोशल कस्टम बना हुआ है, कन्वेंशन बनी हुई है। खुद ही कह देते हैं कि ये तो जी रीति रिवाज है, ये तो करना ही पड़ता है। ये कौन से रीति रिवाज है? बदलने को आए तो बदल ही सकते हो। ये तुम्हारा एथिकल बैरियर है जो तुम्हें रोक रहा है बेटर चीज अडॉप्ट करने से, जहां पे डॉरी नहीं होनी चाहिए। तो वो सोशल कन्वेंशन। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तुम्हारा किसी पॉलिटिकल सोच के साथ या किसी पॉलिटिशियन के साथ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बड़ी अटैचमेंट है, उस लीडर उस पार्टी के खिलाफ सुन ही नहीं सकते, तो तुम एथिकल होने से वो भी तुम्हारा बैरियर है। ठीक है, जिन्हें आजकल अगर ऑनलाइन सोशल मीडिया की टर्म में आजकल जो वर्ड यूज किया जाता है भक्त बोला जाता है, तो जिन्हें भक्त बोला जाता है एक्चुअली उन्हें इनडायरेक्टली क्या रेफर किया जा रहा है कि तुम क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करते। देखो, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट एज अ होल, उनका काम नहीं है तारीफ लेना। क्योंकि जिस दिन तुमने सरकार की तारीफ करनी शुरू कर दी, चाहे जितना कोई मर्जी बेटर परफॉर्म कर रहा हो, बोलोगे अच्छा है और अच्छा चाहिए। सेटिस्फाई क्यों होना है? तुम कौन से इतने डेवलप्ड देश बन गए हो कि तुम्हारी सेटिस्फैक्शन लेवल आ रही है? ये सेटिस्फैक्शन है तो ये चाहिए, ये क्रिटिसिज्म है। कोई काम क्यों करेगा तुम्हारे लिए? तो अगर तुम किसी लीडर, किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सपोज तुम कैपिटलिस्ट हो या कम्युनिस्ट हो, तुम दूसरे के खिलाफ सुन ही नहीं पाओगे। अगर तुम समाजवाद में विश्वास करते हो कि सब कुछ सबका होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक सेक्टर हो, सबको बराबर की प्रॉपर्टी मिले, सबको बराबर का कमाने का हक मिले, तो तुम कैपिटलिज्म के थॉट्स को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, जो कहता है कि टैलेंट जितना लेके जा सकता है ले जाओ। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस इंपॉर्टेंट है। तुम्हें दूसरे के व्यूज के लिए ओपन रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम गलत हो, पर अगर तुम दूसरे के व्यूज सुन नहीं सकते तो वो तुम्हारा बैरियर है। तुम सही हो सकते हो, पर दूसरे के अगर व्यूज सुनना भी नहीं चाहते या उनके ऊपर सोचना नहीं चाहते तो तुम गलत हो, तो तुम्हारे एथिकल बैरियर। एटलीस्ट सुनना और समझना जरूरी है। जहां तक दूसरे के सही लगते हैं उसे भी एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें कौन कह रहा है कि एक ही साइड पे होना जरूरी है? या तुम क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड लेना चाहते हो? चाहे तुम कांग्रेस के हो, चाहे तुम बीजेपी, जिसे मर्जी सपोर्ट करते हो, तुम्हें किसने बोला है कि इनकी एक साइड होना जरूरी है? चार चीजें उसकी पसंद है तो दो उसकी कर लो। तुम्हारा अपना फायदा और एथिकल स्टैंडर्ड्स को मीट करो। जो जिस मामले में गलत है उसे उस साइड गलत ठहराओ। अगर उधर क्या कहते हैं तुम्हारी डायनेस्टी पॉलिटिक्स है कि एक ही परिवार राज करता है, वो गलत है, 100% गलत है। ऐसे कैसे डेमोक्रेसी में एक ही परिवार राज करता रहेगा? ठीक है,
पर दूसरी साइड भी जो गलत हो रहा है उसे भी अपनाओ। ठीक है, मैं इस बिलीव से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको भी प्रेजेंट गवर्नमेंट में कुछ फॉलोअर्स अगर आप हो तो कैसे आप अपने बैरियर हटा सकते हैं। Political ideology की लास्ट लाइन, they often rationalize unethical acts as unavoidable necessities of them by their opponents. कि let's suppose कोई चीज तुम अपने लीडर्स को जज करने, सॉरी, जिन्हें तुम मानते हो उन्हें तुम प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाओगे। ठीक है, अगर कोई एक्ट गलत भी हुआ है तुम उसे जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं दे दोगे कि ये चलो यहाँ तक तो ठीक था, हो गया तो हो गया, नहीं तो ये एटीट्यूड होगा तुम्हारा कि चलो एक आधी चीज होगी तो होगी। तुम उसे इग्नोर करने की कोशिश करोगे उनकी गलतियों को जिन्हें तुम मानते। ठीक है, तो बैरियर्स ऑफ एथिक्स क्लियर हो गए। और लास्ट चीज है कानून, लॉ। क्या कानून एथिकल होता है? बिल्कुल ही नहीं होता। कानून एथिकल होता भी है और कई जगह पे नहीं भी एथिकल है। लेट्स सपोज किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर तुम्हें देता है तो इस साइड पे उसे दबाने के लिए सरकार को बहुत सारी पावर्स भी देता है। तुम अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो और सरकार सेक्शन 144 लगा दे तो वो तुम्हारे एथिकल राइट को भी रोक रहा है ना। सेक्शन 144 क्या कहता है? 5 है या 4 है? 4 और मोर है। 5 या 5 से ज्यादा है मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है देख लेना। ठीक है, मुझे नहीं पता, चेक कर लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से 5 है पर आई एम नॉट श्योर। तो तुम्हें अगर लॉ ने, मतलब तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें एक राइट दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, दूसरी साइड लॉ ये भी देता है कि कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचलना है। सेडिशन भी यही हो गया। ठीक है, तो इन दोनों लॉज को एज अ बैलेंस एग्जांपल तुम अपने पेपर में लिख सकते हो। लॉ के बारे पहले लिख के, तो वो एथिकल भी हो सकता है, अनएथिकल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये आ गया। पहले हर पॉइंट को बस एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद उसका एग्जांपल जोड़ दो। एग्जाम्पल के थ्रू वो चीज अपने आप क्लियर हो जाए। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में भक्त भुक्त वर्ड मत यूज करना। ठीक है, जो चीज एग्जाम एक्सेप्टेबल चीज है वो लिखनी है। किसी पॉलिटिकल पार्टी है किसी उस चीज का एग्जाम्पल मत मेंशन करना। कहीं आगे जो पेपर चेक कर रहा हूँ वो उस पॉलिटिकल पार्टी में विश्वास करता हूँ, वो कहेगा मैं बताता हूँ। फिर बैलेंस, इतिहास जरूरी है। हाँ जी, तो बुक सही भी तो होती है, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सही बातें भी करते हैं। अनटचेबिलिटी वो मना करते हैं, एथिकल चीजें ही हैं ये। पर दूसरी साइड पे लॉज, मैंने कहा दोनों हो सकते हैं, एथिकल भी है अनएथिकल भी है। एथिकल चीजों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ भी हो गया। अब प्रॉपर्टी राइट्स देख लो। आपके क्या कहते हैं, कोर्ट ने वुमेन को प्रॉपर्टी में बराबर का हक दिया है। मतलब वैसे भी दिया है, कोर्ट ने अभी रिसेंटली दोबारा भी डिक्लेयर कर दिया कि एक डॉटर का उतना ही हक है प्रॉपर्टी के ऊपर जितना सन का। तो वो चीज बराबर डिक्लेयर कर रहा है ना। तो लॉ ऐसे एथिकल भी होते हैं। दूसरी साइड पर जब एग्जांपल दोगे, एक कॉमन एग्जांपल की ही दोनों साइड कंसिडर करना। जैसे मैंने आपको स्पीच का दिया है, तो साइड पे सेडिशन लिख दो, वो बैलेंस हो गया। ठीक है, दोनों साइड, किसी का भी जो भी एग्जांपल दोगे उसकी दोनों साइड मेंशन करनी जरूर। क्लियर है? तो इससे ये वाली बुकलेट हाफ हो गई है और हाफ कल हो जाएगी और उससे ये खत्म। ठीक है, तो ये था आपका आज छोटा सा